I welcome you all in my online classes. So today chapter is chapter number 14 and this is नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको मज़ा आएगा, आपको समझने जो चीज़ें जिससे हमारी लाइफ जुड़ी हुई है उसके बारे में ये ऑलमोस्ट है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है, सबसे पहले ये वर्ड क्या है? नेचुरल, that is come from nature. Resources, तो those resources that is present in the nature. So वो जो है मैन नहीं बना सकता है, तो दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हो क्या है क्या? तो नेचुरल रिसोर्सेज है लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, एयर, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि नेचर में पाए जाते हैं। अब इस नेचुरल रिसोर्सेज में जो आ जाएंगे वो आएगा, वो लैंड, वाटर, एयर आएगा। और जो भी अब लैंड जो होगा, जो लैंड जो बना हुआ है अर्थ सरफेस का, सो अर्थ, आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो होता है वो क्या होता है? लिथोस मीन्स रॉक। सो दोज लेयर विच इज़ मेड बाय रॉक, दैट इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर। तो जनरली क्या होता है कि जो ये लेयर है वो क्या है? ये बनाता है लैंड। सो दिस इज लिथोस्फेयर। अब जो वाटर है, वाटर को, वाटर वर्ड किससे आया? हाइड्रा से। तो हाइड्रो वर्ड यूज किया गया है वाटर के लिए, तो वाटर वाले लेयर को कहेंगे हाइड्रोस्फेयर। और एटमॉस्फेयर कहेंगे, एयर वाले लेयर को कहेंगे एटमॉस्फेयर। एयर जो कवर करता है, एयर जो कवर करता है अर्थ को ब्लैंकेट की तरह, दे आर कॉल्ड व्हाट? एटमॉस्फेयर। अब ऐसा अब ये तीनों जोन मिलेगा और ये तीनों लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एंड इट सपोर्ट्स द लाइफ, लाइफ को सपोर्ट्स करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फेयर। तो इनको क्या कहा जाएगा? बायोस्फेयर। तो ये यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर एटमॉस्फेयर, where the atmosphere, the hydrosphere, the lithosphere interact and make life possible is known as biosphere. तो उसको कहा जाएगा बायोस्फेयर। तो दो तरह के कंपोनेंट आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट, जो 6 क्लास में आई थिंक ऑलमोस्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो बायो मीन्स आर लिविंग, तो लिविंग जो कंपोनेंट है, ये जो लिविंग कंपोनेंट जो है वो हो गए बायोस्फेयर। लिविंग कंपोनेंट जो बायोस्फेयर के हैं वो हो गए आपके जो लिविंग थिंग है, जैसे हो गया एनिमल, हो गया प्लांट, हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया आपके लिविंग कंपोनेंट। सो दे आर कॉल्ड नॉट लिविंग कंपोनेंट, दे आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। नाउ सेकेंड इज ए बायोटिक कंपोनेंट। जब बायोटिक हो गया, बायो लिविंग, तो ए जब ही लग गया तो नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग कौन कौन है? एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब सारे नॉन लिविंग हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे ए बायोटिक कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग एयर के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो है हम लोग जो है जो 7th में मोस्टली पढ़े थे उसका कुछ कुछ पार्ट इसमें आएगा। ओके। तो सबसे पहले हम लोग एयर के बारे में पढ़ते हैं, फिर हाइड्रोस्फेयर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बारी बारी से जो है देखेंगे। सो लेट्स स्टडी। तो यहाँ पे हम लोग एयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एयर के बारे में जैसे आपको पता होगा कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। और मिक्सचर ऑफ गैसेस है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इसका
क्या है, मिक्सचर है। तो ये कंपोजिशन है एयर का एटमॉस्फेयर में। और बहुत सारे जो प्लैनेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेनस एंड मार्स जो है, उन पे ज़्यादातर अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ा बहुत नहीं, इन पे कितना अमाउंट है, लगभग जो है 95 to 97% जो है आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए क्या होता है कि जनरली जो लिविंग थिंग जो है यहाँ पे नहीं पाया जाते हैं। नो लाइफ इज़ फाउंड हियर। तो अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनको सपोर्ट नहीं करता लाइफ को, और इसीलिए लाइफ यहाँ नहीं पाए जाते हैं। अब कुछ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जब वो रिस्पिरेशन करेंगे, क्योंकि सभी चीज़ों को रिस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिस्पिरेशन करते हैं, तो रिस्पिरेशन के टाइम में क्या होता है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो भी सेल है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो जनरली एरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एरोब्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उसमें से एनर्जी निकलेगा। तो ये एनर्जी, जो भी एक्टिविटी हम लोग करेंगे, तो उसमें वो एनर्जी जो है यूज़ अप होगा। और इस टाइम में क्या रिलीज होता है, इस टाइम में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो यहाँ भी किस चीज़ का ज़रूरत होता है, यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर दूसरी बातें हैं कि जब हम लोग कोई भी चीज़ जलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इवन फॉरेस्ट फायर जो कि नेचुरल फेनोमेना है, जो अपने आप होता है, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत सारे प्रोसेस में रिलीज होता है। जैसे हमने रिस्पिरेशन में देखा, हमने किस में देखा, हमने जो है बर्निंग में देखा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें क्या रिलीज हो रहा है, इसमें प्रोडक्शन किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ख़त्म कैसे होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजर फैक्टर है, और ये लाइफ को उतना सपोर्ट नहीं करता है। तो लाइफ को सपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म कैसे होगा, तो ख़त्म होने के लिए दो चीज़ें हैं, जो दो फेनोमेना है। एक तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपको याद ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है, उसमें यूज़ होता है, प्लांट उसको यूज़ कर देता है, बदले में ऑक्सीजन देता है। तो ये जो और दूसरा जो फैक्टर है, उसको ध्यान से सुनो, कि जो भी मैरीन एनिमल है, मैरीन एनिमल जनरली जो ओशन सीज ये सब में जो एनिमल पाए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा शेल होता है उनके बॉडी के ऊपर। तो ये शेल क्या चीज़ से बनता है, ये सेल क्या होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही है, तो कैल्शियम कार्बोनेट किससे बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज़ होगा, ये लोग यूज़ करेंगे टू फॉर्म सेल बनाने के लिए इनका यूज़ होगा, और इस तरह जो है वो यूज़ अप हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यूज़ अप हो जाएगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और ड्यूरिंग सेल फॉर्मेशन in case of marine animal. Now let's see the role of atmosphere in climate control. अब रोल ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल में इसका क्या होता है, तो आप देखते हैं कि जो भी प्लैनेट है, और जैसे हमारा अर्थ, ओके, हम अपने अर्थ का एग्जांपल लेते हैं। तो अर्थ पे क्यों लाइफ है, तो एक है कि अर्थ पे लाइफ इसीलिए ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइफ है, एग्जिस्ट कर रहा है। वाटर है यहाँ पे, लाइफ इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है। प्लांट है, और दूसरे जो भी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ और फैक्टर बनता है कि लाइफ क्यों एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट कहने का मतलब है कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जैसे दिन में अगर मान लीजिए कि वो 40 डिग्री चला जाता है या 45 डिग्री चला जाता है, तो रात में ऐसा नहीं होगा कि -40 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। जैसे कि हमारे जो पड़ोसी है, हमारे जो सैटेलाइट है, जो मून है, उसमें जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है दिन और रात के टेम्परेचर में। आप देख सकते हैं माइनस जो है
90 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है। तो दिन में फ्रीज हो रहे हैं और रात में क्या हो रहे हैं, उबल रहे हैं। तो इस तरह क्या हो, उबल क्या पिघल रहे हैं। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर में कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है क्या? तो ये जो टेम्परेचर का जो है वेरिएशन जो इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा वेरिएशन अगर होगा, मान लीजिए कि दिन में क्या हो गया 200 डिग्री सेल्सियस सन आने से, और रात में क्या हो गया सन जाने से -200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा कि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है इस टेम्परेचर को झेल ही नहीं पाएंगे। तो जिसके वजह से लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये जो एटमॉस्फेयर जो काम करती है, टेम्परेचर को जो है एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा कि एक ऐसा टेम्परेचर होगा कि बहुत ज़्यादा ना इंक्रीज़ होगा, ना बहुत ज़्यादा कम जो है डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह का जो है टेम्परेचर है हमारा। तो ये जो एयर जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो हीट आएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा, या हीट जाएगा। अगर पहुंच गया है अर्थ पे, मान लीजिए कि अर्थ अर्थ है ये, और अर्थ के चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो हीट जो है आएगा। क्योंकि आएगा लेकिन उतना रफ्तार से नहीं आएगा, क्योंकि एयर क्या है, बैड कंडक्टर है। एयर क्या है, बैड कंडक्टर, धीरे धीरे आएगा। पूरा इंसुलेटर भी नहीं एयर को हम लोग कह रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बैड कंडक्टर है। तो एयर के थ्रू आएगा सनलाइट, सन का एनर्जी आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, बहुत देर के बाद आएगा, और उसके बाद जो है अर्थ पे पहुंचेगा। तो अब अर्थ पे पहुंचने के बाद फिर क्या होगा कि ये पूरी तरह जो जो टेम्परेचर, जो भी हीट का एनर्जी जो है एब्जॉर्ब किया, तो पूरी तरह छोड़ नहीं देगा। तो क्या होगा कि जब एटमॉस्फेयर नहीं है कहीं पे, जब एटमॉस्फेयर, विदाउट एटमॉस्फेयर कोई प्लैनेट है, तो क्या होता है कि दिन के समय जो है हीट एनर्जी आया, और जैसे सन चला गया तो हीट एनर्जी सारा निकल गया। तो दिन में जितना ही गर्मी रहती है उतना ही रात में ठंडी हो जाती है। लेकिन एटमॉस्फेयर रहने की वजह से क्या होगा, ये चीज़ नहीं होगा। एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के चारों ओर, तो जो है हीट एनर्जी पहुँचेगा भी धीरे धीरे, और पूरी तरह स्केप नहीं हो पाएगा, मतलब निकल नहीं पाएगा। तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, और जिसकी वजह से जो है वेरिएशन कम होगा, टेम्परेचर का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कम होगा, फ्लक्चुएशन कम होगा, और लाइफ इसीलिए यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करता है। अब है मूवमेंट ऑफ एयर, विंड्स। तो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड्स। तो विंड का मूवमेंट कैसे होता है, तो जो 7th क्लास का चैप्टर था, जो कि विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, इसमें बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ था, बेसिक से बिल्कुल समझाया हुआ था कि कैसे एयर का मूवमेंट होता है, कैसे ये साइक्लोन में जो है चेंज होता है, ये सब था। फिर 4th क्लास में भी हमने देखा, हीट चैप्टर में भी हमने देखा। तो ये बेसिक चीज़ें थी, और उसी का हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यूटिलाइज़ करेंगे। तो एयर जो होता है, सबसे पहले विंड जो है मूविंग एयर को कहते हैं, और ब्रीज जो कहा जाता है, ब्रीज मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ एयर दैट इज़ प्लीजेंट, जो बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है, जैसे पंखे की हवा, कूलर की हवा, यानी एसी की। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमें अच्छा फीलिंग दे रही है, प्लीजेंट फीलिंग दे रही है। लेकिन जब स्टॉर्म की बात करेंगे, जब साइक्लोन की बात करेंगे, तो ये अच्छा फीलिंग नहीं देती है। तो इसका नाम इसीलिए है ब्रीज। ओके, तो ब्रीज का मतलब होता है, अभी जो है सोप भी आया था ब्रीज, बट दैट इज़ नॉट ब्रीज। तो यहाँ पे हम लोग इस ब्रीज की, एयर की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है कि जो हमें प्लीजेंट फीलिंग दे, तो उसको कहेंगे ब्रीज। तो ये जो मूवमेंट होता है एयर का, होता कैसे है, कैसे हीट जो है कैसे ये होता कैसे, क्योंकि होता क्यों है, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये डिपेंड करता है हीटिंग पे, कितना हीटिंग हुआ है, डिफरेंस इन हीटिंग ऑफ एयर। तो कुछ एरिया का एयर हीट हो गया, गर्म हो गया। मान लीजिए कि ये जो एरिया है, एरिया नंबर ए, ये क्या हो गया, हीट हो गया, गर्म हो गया। गर्म होने के बाद एयर जो है जनरली क्या होता है कि हल्का हो जाता है, फैल जाता है। एयर जो है पास पास
पास पास था वो क्या हो गया कि वो दूर दूर हट गया, और दूर दूर हट जाने के बाद क्या हो जाएगा कि ये हल्का हो गया, हल्का हो गया तो ये ऊपर चला गया। तो ये जो है फिनोमेना है। अब ये हल्का हो गया, ऊपर चला गया, तो ए वाला जो है, बी वाला जो एरिया है उसमें ये चीज़ें नहीं हुई, गर्म नहीं हुआ है यहाँ का एयर। तो क्या होगा, यहाँ पे खाली हो गया, खाली हो गया तो लो प्रेशर, लो प्रेशर हो गया तो बी का जो एयर है, बी वाला जो एरिया है उसका एयर जो है इसको फिलअप करने के लिए आएगा, और फिलअप करने के लिए आएगा, और उसके बाद जो है ये जो मूवमेंट होगा यहाँ से यहाँ मूवमेंट जो होगा, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये दिस गिव्स राइज टू ब्रीज, और दिस गिव्स राइज टू अ व्हाट, दिस गिव्स राइज टू अ विंड। तो ये विंड का, जैसे पंखा हम लोग चलाते हैं, फ़ैन हम लोग चलाते हैं, तो क्या होता है कि जो फ़ैन का जो एरिया है वो क्या होता है कि उस एरिया, वो जो एरिया है उसका एयर जो है उसको भगा दिया गया है। तो भगा दिया गया तो कैसा प्रेशर, लो प्रेशर, कम एयर है, लो प्रेशर हो जाएगा, सॉरी लो प्रेशर हो जाएगा तो कम एयर है, तो कम एयर है तो क्या होगा, उसको भरने के लिए क्या होगा कि बगल से एयर जो है रश करेगा, आएगा, तो इससे कि हम लोगों को क्या फीलिंग होगा, हम लोगों को अच्छा फीलिंग होगा। तो इस तरह, और जितना लो प्रेशर एरिया होगा, जितना कम एरिया, लो प्रेशर एरिया जितना कम एयर होगा, लो प्रेशर मीन्स कम एयर, तो जितना कम एयर होगा तो उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। तो स्टॉर्म, साइक्लोन के केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट होता है, क्योंकि एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। एक्सट्रीमली मैंने कहा, लो प्रेशर नहीं कहा, मैंने कहा एक्सट्रीमली लो प्रेशर, तो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। तो दो फिनोमेना यहाँ पे काम करती है। ऐसे हीट ट्रांसफ़र के लिए तीन फिनोमेना है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। लेकिन यहाँ पे कंडक्शन को हम लोग साइड कर देंगे, क्योंकि कंडक्शन जो है वो सॉलिड के केस में होता है। हम लोग यहाँ पे लेंगे कन्वेक्शन और रेडिएशन, और जिससे एयर जो है हीट होता है, जिससे एयर गर्म होता है। तो दो फिनोमेना है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। तो ये कन्वेक्शन और रेडिएशन होता क्या है, तो सबसे पहले ये समझेंगे। तो हीट जो होता है, हीट एनर्जी है, हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जब जाएगी तो एक तरीका अपनाएगी, और यही तरीका जो है कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन है। तो जैसे मैंने जो है 7th क्लास में समझाया था, बिल्कुल मैं वैसे ही समझा रही हूँ कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सपोज़ करो कि चॉकलेट है, एक बच्चे का बर्थडे है और उसको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लास में, तो वो क्या करेगा, उसके पास चॉकलेट का डब्बा है, तो 3 तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक तरीका क्या होगा कि वो जो है जो बेंच वाइज बच्चे बैठे होंगे, और वहीं पे लगभग 40 बच्चे हैं क्लास में, रूम में सभी बैठे हुए हैं अपनी जगह पे, तो क्या करेगा कि डब्बा दे देगा और बोलेगा कि तुम एक चॉकलेट उठा लो, फिर वो डब्बा पास करते जाओ। तो ऐसे ऐसे करते करते चॉकलेट का डब्बा लास्ट बॉय तक पहुंच जाएगा, और लास्ट बॉय को भी चॉकलेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज़ कीजिए कि ये जो चॉकलेट है हीट है, और पार्टिकल जो है बच्चे हैं बैठे हुए हैं अपनी जगह पे, तो अपनी ही जगह पे बैठे हुए हैं, तो वो सारा जो हीट जो है पहुंच गया, हीट जो है लास्ट बेंच तक, चॉकलेट जो है लास्ट बेंच तक पहुंच गया। सो द हीट रीचेज टू द लास्ट बेंच। तो ये क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। दूसरा फिनोमेना है कन्वेक्शन। तो उसमें बच्चे जो है, वो जो बच्चा है, बर्थडे बॉय है, वो चॉकलेट जो है का डब्बा हाथ में लिए हुए है, और बारी बारी से सभी टीचर बोल रहे हैं कि सभी लोग आइए, जो लोग नहीं आए हैं वो आइए, और वो अपना चॉकलेट लेके जाइए। फिर जो जिनको नहीं मिला वो आएंगे, जिनको मिल गया वो नहीं आएंगे। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि लास्ट बॉय तक भी चॉकलेट पहुंच जाता है, लास्ट बॉय भी आता है, चॉकलेट लेके जाता है। तो ये हो गया कन्वेक्शन। तीसरा फिनोमेना जो होता है वो होता है रेडिएशन का। तो रेडिएशन में क्या होता है कि जो बर्थडे बॉय है वो चॉकलेट फेंक रहा है सभी के बेंच पे, और सभी लोग कैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, किसका, हीट का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले को बिल्कुल हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि एयर में जो हीटिंग का जो होता है फैक्टर जो होता है, दैट इज़ रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। दो फिनोमेना होते हैं। तो रेडिएशन से क्या होता है कि रेडिएशन, चूँकि बहुत सारा जो स्पेस है, स्पेस में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं है, वैक्यूम है,
कोई कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे एनर्जी कैसे पहुँचेगा, हीट एनर्जी कैसे पहुँचेगा, या हीट एनर्जी जो सन से आता है अर्थ तक, तो उसको बहुत सारे ऐसा ही एरिया में जाना पड़ता है जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे वैक्यूम है, जहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई भी पार्टिकल है ही नहीं। तो वहाँ पे हीट एनर्जी कैसे पहुँचेगा? तो हमने दो फेनोमेना में देखा, कंडक्शन में देखा, वहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट है, आपने देखा बच्चे का मूवमेंट है, तो बच्चा का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा हमने देखा कि दूसरा जो फेनोमेना था उसमें बच्चे आ रहे थे, तो मतलब पार्टिकल का यहाँ भी मूवमेंट है, तो कन्वेक्शन हो गया। तीसरा जो देखा कि उसमें बच्चे का मूवमेंट नहीं है ना, बस हीट अपने आप जा रहा है, पहुँच रहा है। तो तीसरा जो जो रेडिएशन जो होगा बिल्कुल इसी तरह होगा। रेडिएशन जो होगा, हीट एनर्जी सन से अर्थ तक पहुँच रहा है विदाउट एनी पार्टिकल, तो ये रेडिएशन होगा। और ये रेडिएशन जो होगा इसमें क्या होगा कि हीट जो है रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर रिफ्लेक्ट बैक करेगा, फिर रेडिएशन होगा लैंड के द्वारा, वाटर बॉडीज़ के द्वारा। तो इस तरह होगा। और दूसरा फेनोमेना जो है कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन के बारे में जैसा 7th में मैंने ये जो टॉपिक है इसका जिक्र किया था, बट यहाँ भी मैं जिक्र कर रही हूँ। क्या होगा यहाँ पे, तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी जो है थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जैसा ये अरेंजमेंट किया गया है, हमें अरेंज करना है। और इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, तो एयर करेंट बीइंग कॉज्ड बाय व्हाट, अनइवन हीटिंग ऑफ एयर। तो जो मैंने बताया कि लो प्रेशर हाई प्रेशर जो मैंने बताया, उसी से अनइवन हीटिंग से कॉज होगा। एक एरिया ज़्यादा गर्म हो गया है तो वहाँ पे एयर खाली हो गया, क्योंकि एयर सारे हल्के हो गए ऊपर चले गए, तो खाली हो गया, तो उस एरिया में जो है, और बगल वाला एरिया जो है गर्म है, वो ज़्यादा ठंडा है, ज़्यादा वो गर्म नहीं हुआ, क्योंकि हीट वहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। तो वहाँ से मूवमेंट जो है वो किधर जाएगा, जहाँ पे एयर नहीं है। तो इस तरह का मूवमेंट ये होगा। तो अनइवन हीटिंग के वजह से एयर करंट होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है बिल्कुल याद करें 7th क्लास का 4th चैप्टर, जहाँ पे हमने जो है सी ब्रीज लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा हुआ था। तो दिन के समय क्या होता है कि लैंड जो होता है वो, और यहाँ पे किस बात की बात हो रही है, कन्वेक्शन की बात हो रही है। कन्वेक्शन में क्या होगा कि जैसे कोई एरिया में जो है, ये एरिया है और ये गर्म हो गया, गर्म होने के बाद ऊपर चला गया, और उसके बगल का एरिया का जो एयर है वो इधर आ रहा है। तो ये क्या है, ये फिनोमेना है कंडक्शन, कन्वेक्शन, जिसके पास हीट नहीं है वो पहुंच रहा है। तो इट मीन्स व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो जो भी वाटर बॉडी है, और जो भी एयर है जो वाटर बॉडीज़ के ऊपर है और लैंड के ऊपर है, वो जनरली जो है वो किससे हीटेड होते हैं, ये होते हैं या तो कन्वेक्शन से, या होते हैं ये रेडिएशन से होते हैं। तो यहाँ पे कोस्टल एरिया की बात करें हम लोग, तो कोस्टल एरिया में क्या होता है कि दो है, लैंड है और यहाँ पे वाटर है। तो आपको पता होगा कि लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है, वाटर ड्यू टू पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ये थोड़ा टाइम लेता है, और इतना टाइम लेता है कि लैंड जो है दिन ही के समय, जैसे सूरज आएगा, जैसे सन राइज करेगा, तुरंत हीट रिसीव करेगा और गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा, तो ये फेनोमेना कहाँ कब हो रहा है, दिन के समय, क्योंकि दिन के समय सूरज आ रहा है। और वाटर जो है वो धीरे धीरे हीट रिसीव करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे हीट रिसीव करेगा और धीरे धीरे गर्म होगा। तो दिन के समय क्या होता है, डे के समय क्या होता है कि ये जो लैंड वाला जो एयर है, क्योंकि गर्म हो गया जल्दी, तो वो क्या हो गया, हल्का हो गया, ऊपर चला गया। अब बगल वाला जो एयर है, वाटर के ऊपर जो एयर है, वो क्या है कि वो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, उसके वजह से क्या हो गया, क्योंकि वाटर जो है गर्म नहीं हुआ है, तो क्या होगा, ये जो है एयर जो है वाटर से एयर लैंड की ओर आएगा, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ओके, तो ये सी के तरफ से आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सी ब्रीज हो गया। फिर रात में क्या होगा, रात में जस्ट अपोजिट फिनोमेना हो जाएगा। तो ये वाटर बॉडीज़ है और ये लैंड है। ओके, तो लैंड का ये लैंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैंड है और ये वाटर बॉडीज़ है। तो लैंड का एयर जो होगा, अब रात है, मून आ गया है, तो मून आ गया
तो क्या हो जाएगा, ये मून आ गया, तो मून आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लैंड जो होगा वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि दिन के समय तो सूरज था तो जिसकी वजह से वो गर्म हो रहा था। लेकिन ये जो वाटर बॉडी है वो दिन के समय गर्म होते होते रात में तो ये जो वाटर बॉडी है रात के समय जाके गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर जो एयर है दैट विल ऑल्सो गेट हीटेड, गर्म हो गया, हीट हो गया। तो जैसे ही हीट हो जाएगा, जैसे ही गर्म हो जाएगा, तो इसके ऊपर का जो एयर है वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। फिर क्या होगा कि लैंड की तरफ से एयर का मूवमेंट होगा। तो लैंड की तरफ, क्योंकि चूंकि लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया है, एयर यहाँ पे जो था वो उड़ गया, तो लो प्रेशर, तो एयर मूवमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो ये होता है लैंड ब्रिज और ये होता है सी ब्रिज। तो आपने देखा कि कैसे जो है लैंड और वाटर, तो लैंड जो होता है, वाटर जो होता है पुअर कंडक्टर होता है, और जिसके वजह से ये चीज़ें होंगी, अनइवन हीटिंग होंगी, क्योंकि दोनों जो है सेम चीज़ से नहीं बना हुआ है। लैंड जो है दूसरे मटेरियल से बना हुआ है, वाटर दूसरे मटेरियल से बना हुआ है। तो वाटर जो है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। एयर क्या होता है, पुअर कंडक्टर, मतलब लेगा, हीट लेगा, लेकिन बहुत टाइम के बाद, बहुत सोच विचार के लेगा। तो बिल्कुल जो है ये अब इसी के वजह से जो होगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप देखो जो सनरेज रिसीव हो रहा है दोनों को, लेकिन क्या हो रहा है, तो ये जो है दिन के समय जल्दी गर्म हो रहा है, वो एयर ऊपर जा रहा है। वाटर जो है रात के समय जल्दी गर्म, रात के समय गर्म हो रहा है, धीरे धीरे दिन के समय हीट रिसीव करते करते रात में जाके ये गर्म हो रहा है, जिसके वजह से जो है एयर जो है गर्म हो जाएगा। इसके ऊपर का एयर जैसे गर्म हो जाएगा तो हल्का होगा, ये ऊपर जाएगा, और कैसा प्रेशर डेवलप होगा, लो प्रेशर। और इधर चूंकि ठंडा है, रात के समय ठंडा है, नो सूरज नहीं आया है, तो इसीलिए ये यहाँ पे ज़्यादा एयर होगा, तो हाई प्रेशर। तो जनरली जो एयर का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो इस तरह मूवमेंट होगा, और इसी फिनोमेना को कहेंगे, इसी चीज़ को कहेंगे ब्रीज। और ये जो ब्रीज है वो हमको जो है प्लेजेंट फीलिंग देता है। सो दिस इज कॉल्ड, अब एयर कहाँ से हो रहा है, रात के समय एयर जो है लैंड से वाटर में जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। और जब दिन के समय जो है वाटर से लैंड पे आएगा, दैट इज कॉल्ड सी ब्रिज। तो ये फिनोमेना होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसीलिए जो है कोस्टल एरिया में जो होता है वो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होता है, बहुत ही अच्छा जो है ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। तो और भी फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, जो इन्फ्लुएंस करती है हीटिंग को, और जिसके वजह से अनइवन हीटिंग होगा। तो क्या क्या इन्फ्लुएंस करेगी, तो रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज इन द पाथ ऑफ द विंड आर कपल ऑफ दिस फैक्टर। तो अर्थ का रोटेशन, फिर जहाँ पे माउंटेन है, जहाँ पे आप देखते हो कहीं पे माउंटेन है तो वहाँ पे कूल क्लाइमेट है, जहाँ पे माउंटेन है, प्लेन एरिया है, उसका क्लाइमेट अलग है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो उसको इफ़ेक्ट करेंगे। तो नाउ लेट्स मूव टू रेन। यहाँ पे हम लोग रेन की बात करेंगे। तो रेन, जैसा कि हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर साइकिल होता है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर साइकिल में हमने देखा कैसे रेन बनता है, फिर रेन जो है वाटर कैसे इवेपोरेट करेगा, कंडेंस करेगा, फिर क्लाउड बनेगा, फिर रेन के रूप में नीचे आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे, और वही चीज़ लगभग थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का सा रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो जनरली क्या होता है कि जैसा आपने देखा कि जो है एरिया जो है लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया, जब हमने किसकी बात की, लैंड और वाटर की बात की, लैंड और वाटर। तो जब ये वाटर का बॉडी जो है, वाटर बॉडी जो है, ये लैंड पे भी बहुत सारे पॉन्ड वॉन्ड जो भी रिवर है ये सब गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो उसके साथ जैसे एयर जाएगा, तो एयर के साथ तो वाटर वेपर भी जाएगा।
वाटर वेपर भी जाएगा, क्योंकि वाटर भी गर्म होके क्या हो गया, हीटेड होके क्या हो गया, वाटर वेपर में चेंज हो गया। तो एयर के साथ जो है वाटर वेपर का भी मूवमेंट होता है, और वाटर वेपर भी क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं। वाटर वेपर ऊपर जाके क्या करेंगे, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो इनका एनर्जी जो है ये लॉस करेंगे। एनर्जी जैसे वाटर वेपर ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा इनका, एनर्जी लॉस होगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि एनर्जी जैसे ही लॉस होगा तो वाटर वेपर जो है हीट दे देगा एटमॉस्फेयर को, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया वापस वाटर में। तो ऊपर जैसे ही गया तो उसका एनर्जी कम हो गया और ये वापस वाटर में चेंज हो गया, कंडेंस हो गया वाटर में। तो ये जो कंडेंसेशन जो होगा ये क्या करेगा कि एक जो भी एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं डस्ट है, स्मोक है, जो भी है, तो एयर में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो वाटर जो कंडेंस करेगा, बूंद बनेगा, ये बूंद बनेगा एक डस्ट पार्टिकल के ऊपर। ओके, तो ये न्यूक्लियस का काम करेगा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इसके ऊपर और भी जो वाटर वेपर जा रहे थे ऊपर, तो वो भी कंडेंस करके ये डस्ट के ऊपर कंडेंस करते जाएंगे, और ऐसे करते करते जो है बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड क्लाउड, दिस इज कॉल्ड क्लाउड। और जब क्लाउड बहुत हैवी है, उसको जो है समेट के रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो फिर क्लाउड से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, क्लाउड से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। और प्रेसिपिटेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ हेल, स्लीट, जो स्नो, उस स्नोफॉल के रूप में होता है। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि क्लाउड है जैसे, तो इस क्लाउड से है स्नो भी गिरेगा, और जो है आपका रेन भी गिरेगा। तो जो ये निकलता है, ओके, तो ये जो रेन जो क्लाउड से इन द फॉर्म ऑफ रेन और इन द फॉर्म ऑफ स्नो जो भी होता है, तो जो भी निकलता है क्लाउड से, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन मीन्स दोनों आ जाएगा, रेनफॉल भी आ जाएगा और स्नोफॉल भी आ जाएगा। बट जब हम रेनफॉल कहते हैं तो रेन ही आएगा, और स्नोफॉल कहेंगे तो स्नोफॉल आएगा। लेकिन जब हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं तो दोनों आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन जो है उसमें दोनों आ जाएंगे, स्नोफॉल भी आ जाएंगे और रेनफॉल भी आ जाएगा, तो ये दोनों आ जाएंगे। तो अब जैसा कि हम लोग का जो हम लोग के जो भी फार्मर हैं वो मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। तो मॉनसून कैसे होता है, तो मॉनसून जनरली कौन से मॉनसून रेन लेके आते हैं, तो साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रेन लेके आते हैं। तो हमारा जो कंट्री है वो क्या है, पेनिनसुला है, 3 तरफ से पानी से घिरा है। जब 4 तरफ से होता है तो आइलैंड होता है, तो ये क्या है, पेनिनसुला है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। तो ये जो वाटर वेपर, इसमें तो बहुत सारे वाटर वेपर हैं। तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि ऊपर जाएंगे वाटर वेपर जो है, जब रेन का जब ये ऊपर जाएंगे फिर क्लाउड फॉर्म करेंगे, फिर बारिश होगी। तो ये जो इधर से जो एयर ब्लो करेगा साउथ वेस्ट, ओके, ये किधर ब्लो कर रहा है, साउथ से वेस्ट की तरफ, तो नीचे से इधर की ओर ब्लो कर रहा है। तो ये जो साउथ वेस्ट जो इसको क्या कहें, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो ये जो एयर विंड जो ब्लो करेगा समुद्र से लैंड की ओर जाएगा एयर, तो उसमें बहुत सारे वाटर वेपर भी होंगे। ओके, तो ये विंड जो है वो अपने साथ बहुत सारा वाटर वेपर लेके जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से जा रहा है, ये सीज से जा रहा है, ओशन से जा रहा है। ये कहाँ से जा रहा है, ये सीज से जा रहा है। देख रहे हैं इंडिया का मैप है, ये मैप है इंडिया का, तो ये अरेबियन सी है, तो यहाँ सीज से जो है ये इधर जा रहा है। तो इधर जा रहा है तो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके जा रहा है, अपने साथ बहुत सारा वाटर वेपर लेके जा रहा है। तो ये जो वाटर वेपर लेके जा रहा है, तो ये वाटर वेपर क्या करेगा, क्लाउड बनेगा, रेन बनेगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये बहुत सारे जो है ये एक फार्मर के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ होती है। और आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि मानसून आ गया है, मानसून यहाँ तक पहुँचा है। तो ये मानसून क्या है, जो एयर जो है, जो विंड जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो ओशन से आ रहा है। और वो क्यों इम्पोर्टेंट फार्मर के लिए, क्योंकि उसके आने से बारिश भी अच्छी होती है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे वाटर वेपर आते हैं, क्योंकि वो ओशन से आ रहा है, ओशन वाटर बॉडी से आ रहा है, लार्जर वाटर बॉडी से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी।
तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अब, नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन जैसे आपको पता है कि पॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि समथिंग अनडिज़ायरेबल चेंज, समथिंग अनडिज़ायरेबल चेंज, कोई भी चीज़ में, जैसे एयर में अगर आ गया तो एयर पॉल्यूशन हो गया, दैट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट, ओके, अनडिज़ायरेबल चेंज, अनडिज़ायरेबल चेंज एंड दैट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, ओके। तो और मोनूमेंट, मोनूमेंट भी हो सकता है, जैसे ताजमहल का हो रहा है तो वो क्या है, मोनूमेंट है। तो जब अनडिज़ायरेबल चेंज होगा एटमॉस्फेयर में और ये कॉज करेंगे जो कॉज कैसे करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे ऑन ह्यूमन, एनिमल, प्लांट। और ये डेफिनेशन आप कहीं भी लिख सकते हो। वाटर के केस में अनडिज़ायरेबल चेंज इन वाटर कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, जो भी है। फिर आप सॉइल के केस में भी लिख सकते हैं, अनडिज़ायरेबल चेंज इन सॉइल दैट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट इन सर्टेन थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें आप ये जो है कहीं भी आप फिट कर सकते हैं डेफिनेशन। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन है उसमें ये जो डेफिनेशन है फिट हो सकता है। तो अब ये एयर पॉल्यूशन होता क्या है, तो एयर पॉल्यूशन जनरली जो होता है जैसे आप देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल का हम लोग यूज़ करते हैं, कोल पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र भी होता है। तो ये नाइट्रोजन और सल्फ़र जो जलेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, जलेंगे तो जनरली दोस्ती होती है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, ये प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, फिर व्हीकल से बहुत सारा जो है सस्पेंडेड पार्टिकल निकलता है जो अच्छे से जला नहीं रहता है। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसमें बहुत सारा जो आप देखते हैं उड़ता हुआ जो पार्टिकल है जो पूरा क्लियरली दिख जाता है, बड़े बड़े पार्टिकल, तो उसमें ज़्यादातर कार्बन पार्टिकल होता है जो जला नहीं होता है, जो कार्सिनोजेनिक होता है। तो कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि जो कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है, ये सारे भी होते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि जो जनरली विंटर के टाइम में क्या होता है, फॉग भी होता है और स्मोक भी बहुत सारा प्रोड्यूस हुआ व्हीकल से, तो दोनों मिल जाते हैं और इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है स्मॉग। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड स्मॉग। और स्मॉग से क्या होगा कि विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। स्मॉग जब बनेगा तो क्या होगा, क्योंकि फॉग से तो विजिबिलिटी थोड़ी सी हल्की सी कम हो रही है, तो उसमें स्मोक मिल गया और स्मोक भी विजिबिलिटी कम करता है, तो स्मोक बन जाएगा। और स्मोक अगर बनेगा तो क्या होगा कि विजिबिलिटी और भी कम कर देगा, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और क्या होगा कि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, उसके बाद जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारे क्या करेंगे, ये सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। तो ये वाटर कहाँ से आएगा, रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो रेन वाटर में डिज़ोल्व होके कि कैसा जैसे रेन वाटर में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेन वाटर में डिज़ोल्व हो गया तो कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस किया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो डिज़ोल्व हो गया वो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो ये एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब भी नाम भी में ही एसिड है तो इट मीन्स ये जो रेन जो फॉल करेगा, रेनफॉल जो गिरेगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। रेनफॉल एसिड गिरेगा, ना कि रेनफॉल होगा वो। तो ये एसिड जो है सभी के लिए हार्मफुल होंगे और बहुत सारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा एयर पॉल्यूशन से, बहुत सारे। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर अ वंडरफुल लिक्विड।